नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की लहर चल रही है। ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल पूरे देश के अंदर ये दो गठबंधन ऐसे हैं जो कई घटक दलों को अपने साथ मिलाकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन पेच कहाँ फंस रहा? पेच ये है, दिक्कत यहाँ पर है कि जो इंडी गठबंधन है वो अभी अपने आप को संतुलित नहीं कर पा रही है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जगह है जहाँ पर अभी इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। अगर हम बात कर लें बिहार के परिवेश में बात कर लें तो अभी तक 6 लोगों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी पेच फंसा हुआ है, नामों को लेकर काफ़ी पेच फंसा हुआ है, फेस को लेकर काफ़ी पेच फंसा हुआ है। 3 लोगों के नामों की तो घोषणा हो गई, लेकिन 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, अभी तक 6 सीटों पर घोषणा नहीं कर पाई है और कई सारी दिक्कतें परेशानी आ रही है। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। अब अभिषेक, 9 सीटों में से 3 सीटों पर ही अभी तक चीज़ें कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अभी 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है कांग्रेस। वजह क्या बताई जा रही है, कहां पेच फंस रहा है? ये मनीष, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें तमाम चीजें काफी देर से हो रही है। पहले अगर बात कही जाए, अगर शुरुआत से बात करें तो लालू प्रसाद यादव को हमने देखा किस तरह से उन्होंने बिना बातचीत के, बिना गठबंधन के तमाम नेताओं के बैठक के उन्होंने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। जब मीडिया में बातें आई और काफी जब उनको ट्रोल हुए या फिर कई तरह से सवाल होने लगे, उसके बाद आनंद फानन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ और तेजस्वी यादव भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जो वहां पर बाकी जो तमाम घटक दल के नेता थे उनको कुछ बोलने भी मनोज झा ने नहीं दिया था। और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है, पिछले 1 हफ्ते से करीब 3 बार बैठक हो चुकी है दिल्ली से लेकर पटना तक में, और 6 सीटों को लेकर के जो नामों की घोषणा होनी है कांग्रेस के उम्मीदवारों की, उसमें अभी तक काफी मतलब कहा जाए कि जद्दोजहद के बाद भी नाम तय नहीं हो पाया है। अब आपको हम अगर सीट वाइज बात करें, कौन सी सीट पर क्या परेशानी हो रही है, तो समस्तीपुर सीट जो काफी परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, और वहां से डॉक्टर अशोक राम जो पुराने कांग्रेसी है, खानदानी कांग्रेसी है, उनके पिताजी भी कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे, मंत्री बने हैं, वो 2 बार से वहां चुनाव लड़ते रहे हैं और हारे हैं, लेकिन उनका दावेदारी है। इसके अलावा एक बीके रवि है जो कर्नाटक में पूर्व डीजीपी हुआ करते थे और अब वो पार्टी के हाईकमान यानी कि कांग्रेस के जो दिल्ली में बैठने वाले नेता है उनके संपर्क में है। इसके अलावा जो महेश्वर हजारी जदयू के जो मंत्री है वर्तमान में, अभी पूर्व में वो विधानसभा जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उनके बेटे सन्नी हजारी अभी इन दिनों पिछले करीब 1 हफ्ता पहले उनकी पार्टी में शामिल होने की जानकारी आई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अखिलेश सिंह है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने शामिल कराया। तो उस समय से ही यह कयास लगाया जा रहा है कि सन्नी हजारी जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं उनको टिकट मिलने की बात उम्मीद की जा रही है। अब बात अगर करें सासाराम की, सासाराम से मीरा कुमार लंबे समय से चुनाव लड़ती रही है। उनके पिता जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो चुनाव लड़ते रहे हैं, बाबू जगजीवन राम। अब वहां से राजेश राम है जो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। छेदी पासवान जिसका बीजेपी ने टिकट काट दिया है सासाराम से, उनकी बात हो रही है वापस मतलब कांग्रेस में एंट्री का। अगर वो आते हैं तो फिर कांग्रेस में तो फिर परेशानी होगी। इसके अलावा अगर बात करें मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर में भी विजेंद्र चौधरी जो वहां से स्थानीय विधायक है कांग्रेस से, और वहां पर अजय निषाद को टिकट देने की बात कही जा रही है। जो अजय निषाद जिस तरह से बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और उसके बाद अजय निषाद कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। महाराजगंज की बात कही जाए, जो महाराजगंज से पहली बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहां पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह है, उनके बेटे आकाश कुमार को टिकट देने की बात हो रही है, और रणविजय सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं उनको टिकट देने की बात हो रही है।
इसके अलावा पटना साहिब से अंशुल कुमार जो मीरा कुमार की बेटे हैं उनको देने की बात हो रही है, या प्रवीण कुशवाहा है और मंजित आनंद साहू, ये 3 नाम है। यानी कि अगर आप समझेंगे मनीष की जो मामला फंस रहा है, यहां पर मामला 2 तरह से है। एक है कि जो एक एक सीट पर 2 से 3 लोग उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। दूसरा है कि जो बाहर से जो उम्मीदवार आ रहे हैं, जिस तरह से पप्पू यादव आए, या फिर छेदी पासवान के आने की बात हो रही है, या फिर सन्नी हजारे की बात हो रही है, या अजय निषाद आए हैं, तो इसको लेकर के कांग्रेस खेमे के अंदर जबरदस्त नाराजगी है। हालांकि पप्पू यादव वाले मामले में कांग्रेस के लोगों को भले सफलता मिल गई और राजद के खाते में टिकट चली गई, तो पप्पू यादव को टिकट कांग्रेस से नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो सन्नी हजारे समस्तीपुर से दावेदार हो रहे हैं, या फिर जो सासाराम से छेदी पासवान दावेदार हो रहे हैं, या मुजफ्फरपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट से अजय निषाद दावेदार हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक समस्या जो आला कमान के सामने, जो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनको नाम तय करने में ये परेशानी आ रही है कि आखिर किससे कैसे नाम तय किया जाए ताकि पार्टी के अंदर के लोगों में नाराजगी भी ना हो, और जो संगठन के लोग हैं वो ज्यादा बेछुप्त भी ना हो, और वो संगठन के जो तमाम जो नेता है, उम्मीदवार है, उसके समर्थन में वो वोट मांगने के काम करे, या फिर जो चुनाव जिताने के लिए काम करे। क्योंकि पूर्णिया इसका नतीजा है। पूर्णिया में आप देख सकते हैं कि पूर्णिया में जिस तरह से गठबंधन को तोड़ करके मतलब पार्टी को विलय कराया पप्पू यादव ने, और उसके बाद जिस तरह से पार्टी विलय कराने के बाद भी कांग्रेस टिकट दिलाने में, पप्पू यादव को देने में मतलब सफल नहीं हो पाई, तो उसके बाद वहां पर संगठन काफी मतलब कहे कि असहज स्थिति में आ गया। तो अब जो 6 नाम है, उस 6 नाम को लेकर के कांग्रेस आला कमान शायद चाहती है कि इस ऐसे लोगों को जोड़ा जाए, ऐसे लोगों का नाम तय किया जाए जिसमें कोई परेशानी ना हो, और जो संगठन के जो तमाम जो कार्यकर्ता या नेता है वो पहले से जिस तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं वो आगे भी लगे रहे। तो इसी को लेकर के जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई मनीष, और इसलिए अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। अच्छा, ये भी देखिए यहाँ पर तो कई सारी चीजें, अब यहाँ पर ये भी समझना होगा कि आप बता रहे हैं एक नहीं कई नाम है। अब बीजेपी जो कांग्रेस है, कांग्रेस ये नहीं चाह रही है कि भाई पार्टी में टूट हो, तो क्या समझा जाए जो इनका नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, वो चीज़ों को अभी टैकल नहीं कर पा रहा है सही, वरना अगर टैकल कर लेता तो ये परिस्थिति ही ना बैठती। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है मनीष, इसको समझना होगा कि प्रदेश नेतृत्व में कोई भी बैठ जाए, प्रदेश के अध्यक्ष बन जाए या प्रभारी बना दिया जाए, लेकिन जो गांधी परिवार में ज्यादा दखल रखता हो या गांधी परिवार के जो ज्यादा नजदीक हो, उसका टिकट कंफर्म माना जाता है। और कांग्रेस में एक ये कल्चर रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन गांधी परिवार से उसकी नजदीकियां होनी जरूरी है। आप समझ सकते हैं, तारिक अनवर को आसानी से टिकट मिल गया कटिहार से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो इस बार चुनाव में घूम भी रहे हैं, तो यह बोल रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। अजीत शर्मा जो कांग्रेस में विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं भागलपुर से, उनको टिकट मिल गया, जबकि कई दावेदार भागलपुर से भी थे, कई दावेदार कटिहार से भी थे। तो एक यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर गांधी परिवार से आप नजदीक हैं तो आपके लिए टिकट मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। और जो प्रदेश नेतृत्व है, जो जितना मैं कांग्रेस को देखा हूं और समझता हूं, प्रदेश जो बिहार कांग्रेस प्रदेश का जो कमेटी के जो लोग हैं, वो सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। वो कोई नतीजा तय नहीं कर सकते हैं, वो कोई किसी चीजों को लेकर तय नहीं कर सकते हैं कि आप कि प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई चीज रिकमेंड कर दे या उस पर अनुशंसा कर दे, तो उस पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मुहर लगा दे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये कभी भी नहीं माना जा सकता है कांग्रेस में खास तौर पे कि किसकी कहाँ जुगाड़ बैठ जाए, किसका कहाँ सेटिंग हो जाए, और उस सेटिंग के दम पर वो टिकट ले लेंगे या फिर सेटिंग के दम पर अपना उम्मीदवारी तय कर लेंगे। तो प्रदेश नेतृत्व तो जरूर है, इकाई जरूर है, लेकिन जो फंक्शनल है उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। अगर प्रदेश नेतृत्व के पर ही तय कर दिया जाता कि हाँ आप 3 नामों की पैनल दीजिए और या 2 नामों का एक पैनल दीजिए, उसमें हम तय कर लेंगे किसको बनाना है, तो ये भी यहाँ संभव नहीं है। यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति हो रही, जिसकी वजह से आप समझिए मनीष की, जहां एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं
अभी तक जो मतलब पटना साहिब और पाटलिपुत्रा या फिर आपको कहा जाए आरा जैसे जो जो क्षेत्र है जहां पर काराकाट, आरा, जहानाबाद जो इलाका है, मुजफ्फरपुर, जहां पर सबसे अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, एनडीए के तमाम उम्मीदवार घूम रहे हैं। आप समझिए कितना लंबा वक्त मिल रहा है उन लोगों को घूमने के लिए। अभी पूरा अप्रैल बाकी है, पूरा मई बाकी है, 1 जून को इलेक्शन हो रहा है, यानी कि 60 दिन घूमने का भी उनको 50-55 दिन भी घूमने का अगर वक्त मिल जाएगा तो वो हर प्रखंड में घूम सकते हैं। स्थिति कितनी अंतर होगी जब अगर एक उम्मीदवार जो है वो हर प्रखंड में घूम चुका होगा या फिर हर प्रखंड में उसका कार्यालय खुल चुका होगा और वहां पर वर्कर जो है वो काम कर रहे होंगे। दूसरी ओर जो कांग्रेस है अभी उम्मीदवारों का नाम तय भी नहीं कर पाई है, तो अगर आप 10 दिन 15 दिन और लेट करेंगे तो आपके उम्मीदवार कितनी बार कितना समय दे पाएंगे क्षेत्र में, आपको लोग कितना जान पाएंगे, आपके उम्मीदवार को लोग कितना जान पाएंगे। और लोगों को ये, जनता को ये लगेगा कि आप जो उम्मीदवार पहली बार मतलब जो घूम रहे थे, जो पहले से मेहनत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जो अपना जनता के बीच में जाकर के अपनी बातों को रखने में या समझाने में सफल हो रहे हैं, तो पब्लिक उसके तरफ ज्यादा समझेगी। तो कहने का मतलब मनीष यह है कि कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है इन्हीं सब कारणों से, और जिस तरह से संगठन उनका लगातार बिहार में कमजोर हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जिस वक्त जो चीज की तैयारी करनी होती है वो तैयारी लेट होती है और जिसका नतीजा कांग्रेस के हक में नहीं होता है, और जिसके बाद जो है जो विपक्षी जो भी दल होता है उसको इसका सीधा फायदा मिलता है। आप समझिए मनीष की जितना लेट कांग्रेस को होगा उतना सामने वाले जो प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार होगा कांग्रेस के खिलाफ में लड़ने वाला उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। मनीष, अच्छा, यहाँ पर तो यही है ना कि कांग्रेस में ये देखा जा रहा है कि भाई जो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर पा रही है, एनडीए ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, ऐसे में बेनिफिट तो फिर उसी को जाएगा, जो जितनी बार जनता के पास जाएगा वो उतनी जनता उसी की ओर देखेगी। और यही कारण पिछले बार भी रहा था, 2019 और 2014 में भी देखने को मिला था कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर पा रही थी, नाराजगी देखने को मिली। अभी भी कई जगहों पर विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर भी देखने को यही मिला कि नाराजगी देखने को मिली और कांग्रेस जो है, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़े। तो कांग्रेस भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रही है, लेकिन उसके लिए तैयारी क्यों नहीं की जा रही है, एक ब्लूप्रिंट क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है जब उसको कांग्रेस को मालूम है ये चीज होनी है। देखिए मनीष, यही बात मैं बोल रहा हूं, आप जनता के अलावा आप सोचिए कि अगर आप समय से अगर काम करते हैं तो जो वर्कर होते हैं, जो चुनाव में जो आपके लिए काम करते हैं, उनका ही मनोबल टूटता है। एक और जहां एनडीए गठबंधन के तमाम वर्कर अब क्षेत्रों में घूम रहे हैं, सड़क पर उतर करके आम जनों से मिल रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री की सभा हो रही है या फिर मुख्यमंत्री की सभा हो रही है, तो वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के जो वर्कर है वो घर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव की भले सभा हो रही है, तेजस्वी यादव की सभा में आपको आरजेडी के वर्कर ज्यादा दिखेंगे, आरजेडी के लोग ज्यादा दिखेंगे। वो तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए ही घूम रहे हैं अभी तक। तो एक अंतर है, समझना होगा कांग्रेस को कि आप ऐसे पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे प्रतिद्वंदी के साथ काम कर रहे हैं जो धरातल पर काम शुरू कर चुकी है। बीजेपी तो और पहले से काम शुरू कर चुकी है, प्रधानमंत्री का 3 रैली हो चुका है, अब 16 तारीख को फिर रैली होने वाला है, फिर पूर्णिया में रैली होने वाला है। तो तमाम चीजें हो रही है, और कहां अभी तक राहुल गांधी का तय ही नहीं हुआ है कि 19 तारीख या 20 तारीख को जब बिहार वो आएंगे तो 19 तारीख को उनका प्रोग्राम कहां होगा, 20 तारीख को उनका प्रोग्राम कहां होगा। तो ये तमाम चीजों को देख करके ये साफ लगता है कांग्रेस कितनी मतलब मजबूती से चुनाव मैदान में है, और जो नरेंद्र मोदी आखिर किस वजह से 400 पार का नारा दे रहे हैं वो भी चीज दिखता है। तो कहने का स्थिति साफ है कि जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रही है, और जिस तरह से रवैया है कांग्रेस का उससे उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है, और इससे बिल्कुल उसको नुकसान ही होगा। अगर आप समय से अपने लोगों को एक्टिव नहीं करते हैं, समय से अपने लोगों को चार्ज नहीं करते हैं, अपने जो वर्कर है, जो उम्मीदवार है, वो अपने क्षेत्रों में जब घूमेंगे नहीं, अपने लोकसभा क्षेत्र में वोट के लिए घूमेंगे नहीं, जनता से बीच जाएंगे नहीं, तो आखिर जनता जानेगी कैसे। इसमें कई ऐसे उम्मीदवार होंगे जो नई पहली बार जो क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर ऐसा जैसे महाराजगंज आज तक कांग्रेस ने नहीं लड़ा है, तो महाराजगंज से जो भी उम्मीदवार होगा वो पहला बार महाराजगंज चुनाव लड़ेगा, तो वो महाराजगंज कब घूमेगा, कैसे लोग जानेंगे उसको कि महाराजगंज के जनता की ये कांग्रेस का ये उम्मीदवार है। तो एक बड़ा गैप है, और खास करके जिस मैकेनिज्म के आधार पर कांग्रेस उम्मीदवारों का नाम चयन कर रही है, या तो ये मैकेनिज्म पुराना हो चुका है या फिर वो सही से
फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है। तो इसी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनाव में, क्योंकि आप प्रतिदिन अगर लेट हो रहे हैं तो आपके उम्मीदवार अगर दिल्ली और पटना के चक्कर लगा रहे हैं तो वो क्षेत्र में नहीं है, तो इसका साफ जो नतीजा है वो दूसरे के फेवर में जाएगा। और यही तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। और लेकिन बावजूद कांग्रेस को अभी तक लगता है कि 2-3 दिन और लगेगा इन सीटों के नाम की घोषणा के लिए। मनीष, कब कांग्रेस खुद डरी हुई है क्या? आपने खुद अपने लोगों से डरी हुई है कांग्रेस? अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है क्या कि भाई अगर हम करते हैं तो फिर बाद में हमको विरोध झेलना पड़ेगा, और विरोध हम किस तरह से झेलेंगे? ऐसा ना हो पार्टी टूट जाए, लोग किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें। पप्पू यादव का जब घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस के हाईकमान ने उसे शामिल करवाया और केंद्रीय नेतृत्व जब दिल्ली में शामिल करवाते हैं, उसके बाद जिस तरह की घटना घटी और मजबूरन पप्पू यादव को निर्दलीय खड़ा होना पड़ा, तो उसके बाद काफी मतलब बैकफुट पर कांग्रेस बिहार में है। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मनीष, अगर कांग्रेस अगर घोषणा करने में लेट कर रही है, इसके पीछे का एक बड़ी वजह यह भी है कि वह उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद का विरोध झेलने की स्थिति में नहीं है कि उनके जो वर्कर है, चाहे वो पटना में मौजूद हो, प्रदेश स्तर के हो, या फिर जो लोकसभा क्षेत्र के वर्कर है या विधानसभा क्षेत्र वाइज जो वर्कर है, तो तमाम वर्करों का वो विरोध झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी में अश्विनी चौबे मुखर होकर बोल रहे हैं, तो आज भी लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है अश्विनी चौबे को मैनेज करने के लिए, अश्विनी चौबे को चुप कराने के लिए। तो जब बीजेपी जैसी पार्टी जब चाहती है कि वो विरोध ना हो, तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि इतने खस्ता हाल स्थिति में जहां पर उनका कोई संगठन बहुत मजबूत नहीं है बिहार में खास करके, और अपने पार्टी अपने जो पार्टनर है उनके भरोसे उनको चुनाव में नैया पार लगाना है, तो यही कारण है कि वो विरोध झेलने की स्थिति में कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से बाहरी उम्मीदवारों को आने की सूचना हो रही है, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे महाराजगंज हो, या फिर आपको सासाराम हो, इस तरह के में अगर बाहरी उम्मीदवारों को लोग उतारते हैं, पटना साहिब हो, तो इस तरह के अगर लोकसभा क्षेत्रों में अगर बाहरी उम्मीदवार उतारे जाते हैं, जो वर्कर या जो नेता लगातार उस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उसको टिकट न दे करके किसी नए लोगों को टिकट दिया जाएगा, तो काफी विरोध होगा। और कांग्रेस सदाकत आश्रम में विरोध होता रहा है, पहले भी विरोध को देखा गया है कि किस तरह से बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने के बाद जो सदाकत आश्रम है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष को बंधक बनाया लिया जाता है, या फिर कहें कि प्रदेश कार्यालय को ताला बंद कर दिया जाता है। बहुत तरह की चीजें देखी गई है पूर्व में भी, तो इसलिए शायद कांग्रेस अपने आप को पहले की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार फैसला शायद लिए कि थोड़ा लेट ही सही, लेकिन हम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। लेकिन इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और जब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेगी तब तक विरोध हो या फिर समर्थन हो, वो चीज सामने नहीं आएगा। और मनीष, एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हैं। आप बड़ी पार्टी हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, चाहे आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने के लिए अगर काम करने लगेंगे तो फिर आप कड़े निर्णय या फैसले नहीं ले पाएंगे। आप समझिए कि बीजेपी जैसी पार्टी जो लगातार चुनाव जीत रही है और बिहार में 39 में 39 सीट जीती हुई है, और 17 में 17 सीट बीजेपी ने जीता है, उसके बावजूद भी उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या फिर सासाराम हो या बक्सर हो। तो ये फैसले लेने के बाद उनको भी लगा था कि विरोध होगा। अजय निषाद देख ही चुके हैं कि कांग्रेस शामिल कर चुके हैं, शामिल में हो चुके हैं, छेदी पासवान का नाम का चर्चा है, अश्विनी चौबे विरोध कर रहे हैं। तो विरोध होना अलग चीज है, लेकिन कड़े फैसले लेने के लिए पार्टी को मजबूती से आगे आना होता है। कड़े फैसले लेने होंगे कांग्रेस से। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि बिहार में अभी तक जो 6 सीट है उस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, 3 सीटों पर उतार दिए हैं। अब ऐसे में कड़े फैसले कांग्रेस को बिहार के अंदर लेने होंगे, क्योंकि कांग्रेस अगर कड़े निर्णय नहीं लेती है
तो फिर आने वाले समय में दिक्कत परेशानी कांग्रेस को होगी, क्योंकि अगर उम्मीदवार ज़मीन पर नहीं उतरेंगे तो फिर ऐसे में फिर ऐसा होगा कि लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, तो फिर जनता वोट किस बेस पर करेगी। सिर्फ मंच से ये कह देना, बेरोजगारी का मुद्दा उठा देना, या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा उठा देना, या फिर महंगाई का मुद्दा उठा देना, यही काफ़ी नहीं होगा। ऐसे में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जनता के बीच में जाना होगा और बताना होगा कि उन्हें क्या चाहिए और वो जो है वो क्या देंगे। अगर वो प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वो जनता को क्या देंगे अपने लोकसभा क्षेत्र में, क्या काम ऐसे नहीं हुए हैं। तो इन सब के लिए भी जो कांग्रेस को समझना होगा।